अदिति, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंगली आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद थे और भरे मन से उन्होंने कहा कि जहाँ पर महाकुंभ करवाया गया है, जो वो पूरा स्थल है, वो वक्फ कह रही थी कि हमारी ज़मीन है। अब आप ज़रा जवाब दीजिए कि भाई ये अवैध तरीके से कब्जा किया या नहीं। तो एक तरीके से क्या इसी नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश योगी ने की है यहाँ? बिल्कुल। और यहाँ तक कि अभी जब सदन में चर्चा चल रही है राज्यसभा में, तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ताजमहल तक पे वक्फ ने दावा किया था कि वक्फ की जमीन है। और जो आंकड़े सामने आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं, एक्सेप्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो हम बात करते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा उस तरह का हाहाकार नहीं बचा। एनआरसी सीसीए में आपने देखा लोग सड़कों पे आए, कितने लंबे समय तक लोग सड़कों पे बैठे रहे। शाहीन बाग का अगर मैं जिक्र करूं आपसे, क्योंकि उस समय मुसलमान भाइयों को पता था कि ना जाने किस कागज की एब्सेंस में हमें भारत से विदा कर दिया जाएगा, कर दिया जा सकता है। एक डर था। अभी भी विपक्ष ने डर पैदा किया था कि जैसे ही आएगा आपके घर, संपत्ति, कब्रिस्तान, आपके मस्जिद, सब जगह नियंत्रण हो जाएगा सरकार का है। लेकिन आपने देखा होगा सड़कों पे ऐसे कोई मुसलमान भाई उतरे नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई हाहाकार नहीं है। वजह क्योंकि ये समझाया जा चुका है अंडर द कार्पेट माइक्रो मैनेजमेंट से कि इससे गरीब मुसलमान भाइयों का फायदा ही हो रहा है, तो बहनों का फायदा ही हो रहा है। फिर जब गृह मंत्री अमित शाह कल बोल रहे थे सदन में, आज भी जब उन्होंने बोला, तो एक चीज़ उन्होंने बहुत क्लियर किया। उन्होंने कहा कि एनआरसी और सीए इसी का जिक्र करके जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आपको बरगला रही थी, और देखिए कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा एक भी इस तरीके की कोई शिकायत नहीं आई है। तो क्या अब इस वाक्य को दोहरा करके गृह मंत्री अमित शाह या फिर बीजेपी या एनडीए ये लोगों के जहन में क्लियर आउट कर पाएगी वक्फ बोर्ड को लेकर कि ये भी उनके हक में है, उनके फेवर में है? इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है, पहला कहा जा रहा है आपकी 1 इंच जमीन भी नहीं जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव है ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि अब तक जो आपके पास है वो आपका है। और इसमें जेडीयू का बड़ा रोल है, टीडीपी का बड़ा रोल है। जब जेपीसी की बैठक हो रही थी तब जेडीयू के सांसदों ने बार बार कहा कि भैया रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि जिनके पास जो जमीनें हैं आप वहां जाकर उस पर स्वतः संज्ञान लेकर उस जमीन पे, तो जो जिसके पास है, हाँ डिस्प्यूटेड जमीन या अब जो जमीनें आएंगी वक्फ में दान के रूप पे, उन पर निगरानी जरूर होगी। यानी कि आपके पास जो है वो आप ही का है, तो आपसे छीना कुछ नहीं जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि भाई शिखा, पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुकी हूं, आपकी जमीन पर कोई और आके मालिकाना हक दावा करेगा तो आप कहां जाएंगी? आप कोर्ट तक जाएंगी, आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगी। शिखा, आपकी जगह सलमा है, मान लीजिए सलमा की जमीन पर कोई मालिकाना हक करेगा तो सलमा कहां जाएंगी? सलमा भी न्यायपालिका जाएंगी। तो अगर कोई डिस्प्यूट है वक्फ का, कोई व्यक्ति उस पर डिस्प्यूट क्लेम कर रहा है, तो वो कहां जाएगा? वो कोर्ट के पास जाएगा। तो इसमें आपत्ति क्या है? इस देश के संविधान में कोई ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी नहीं हो सकती जो कानून से बड़ी हो, जो देश के संविधान से बड़ी हो। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तीसरी बड़ी बात है, एनआरसी हवा बनाया, डराया गया, सड़कों पे आपको लाया गया, क्या कुछ हुआ? क्या पिछले 2 सालों में कोई मुस्लिम भाई की नागरिकता रद्द हुई? क्या उनको भारत से डिपोर्ट किया गया? नहीं हुआ। और ये जब गृह मंत्री देश के गृह मंत्री के मुंह से निकल कर आता है तो एक विश्वास पैदा होता है। तीसरी बड़ी बात है, जो एक बड़ा तबका, देखिए 20 करोड़ मुसलमान भाई परिवार पूरे हैं, अगर आप देखें उसमें से 50% से ज्यादा तो गरीब हैं, और जिनके नाम पर ये वक्फ का काम चल रहा था, ये वक्फ की बात हो रही थी कि उनके उत्थान के लिए, क्या उनका उत्थान हुआ? ये बार बार संसद में सवाल पूछा गया। और जब कोई गरीब मुसलमान जो है वो अपने आप से सवाल पूछता है तो वो यही कहेगा कि नहीं, उत्थान नहीं हुआ, मेरे बच्चे मदरसे तक में नहीं गए, मेरे को घर में रोटी, राशन, बीमारी, हारी बीमारी में वक्फ से कोई मदद नहीं आई। इसीलिए ना कोई शोर हुआ सड़क पर, ना किसी भी तरह का कोई आपत्ति नजर आई, और बार बार सरकार, अमित शाह खुद देश के गृह मंत्री कानून जो, और सबसे बड़ी बात है आप स्ट्रैटेजिक देखिए कि किरण रिजिजू को भेजा गया। क्यों? किरण रिजिजू खुद एक माइनॉरिटी समाज से आते हैं। एक माइनॉरिटी समाज का नेता ये बता रहा है कि माइनॉरिटीज के साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, ये बात सरकार ने साफ कर दी कि अगर आप ये मुसलमान भाइयों को कह रहे हैं कि आप कानून के बाहर हैं तो ऐसा नहीं हो सकता।
इस देश का हर नागरिक कानून के अंदर आता है। और यही क्लियर किया है गृह मंत्री शाह ने भी। लेकिन अदिति, कल हमने देखा कि जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता थे उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन रखा गया। खैर, ऑब्जेक्शन तो जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी होती है वो रखती है। अमेंडमेंट को लेकर के रखा गया, जो प्रस्ताव वहां पर गिरा भी। लेकिन उसी समय उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है, जो सांसद हैं, उन्होंने जो अमेंडमेंट रखा था सदन के पटल पर, उसे वापस भी कर लिया था। और ये वापस लेना क्या संकेत देता है? क्योंकि जैसे ही उद्धव ठाकरे का जिक्र होता है मुझे बाला साहेब ठाकरे याद आते हैं, और उनका रवैया क्या रहा है वक्फ को लेकर के, वो कितना ज्यादा अग्रेसिव रहे हैं, ये हर कोई जानता है। तो क्या सिर्फ राजनीति के लिए आप अपने विवेक को बदल देंगे? राजनीति के लिए जो आपका स्टैंड रहा है, जिस पर आपकी पार्टी आधारित रही है, क्या आप उस स्टैंड को ही बदल देंगे? देखिए, यही वजह है। आपको कई बार आप अपने राजनीति को चमकाने के लिए सामने वाली ऑपोजिशन पार्टी को गलियाते हैं, पर कई बार आप ये करते करते भूल जाते हैं कि आपका जो मूल चरित्र है, आप जिस वजह से राजनीति कर रहे हैं, उस उद्देश्य को आप भूल जाते हैं। जो सवाल आप कर रही हैं शिखा, वो कल संसद में भी हुआ। शिंदे के बेटे जो कि सांसद हैं, वो स्पीकर के तौर पर खड़े हुए और उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों से यही पूछा कि आप ही थे जो वक्फ को लेकर मोर्चाबंदी करते थे, झंडा उठा के आगे बढ़ते थे, और आज आप ही, केवल आपको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो आप उस पूरे वक्फ के आइडिया का समर्थन करने लग गए, पुराने वाले वक्फ के आइडिया का। यानी कि आप यही करने लगे कि किस तरीके से ये तमाम तरीके की चीजें गलत है। केवल आपको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है तो आप पूरे के पूरे एक समाज के अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोचेंगे, आपकी विचारधारा के बारे में नहीं सोचेंगे। तो जाहिर तौर पे शिखा, ये राजनीति है और इसीलिए आखिरकार ये वक्फ आज पारित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की बड़ी जीत है। फेदर इन द कैप होगा। क्यों होगा? 370 हो गया। इसके अलावा एनआरसी, सीसीए, राम मंदिर, ये तमाम वो चीजें हो गई जिसका विपक्ष विरोध करता रहा। आज शांति से सब कुछ चल रहा है और अब वक्फ भी हो जाएगा और आने वाले दिनों में वन नेशन वन इलेक्शन भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब ये राजनीति, मैंने जैसा कहा कि पार्लियामेंट टू पेमेंट, संसद से सड़क तक, तो सड़क तक पहुंच जाएगा और पहुंचेगा तो आप भी ऐसी चर्चा कर रही होंगी, मैं भी आपसे चर्चा कर रही होंगी इसका क्या इम्पैक्ट है। लेकिन मुझे लगता है एक नैरेटिव बदल गया है। 140 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम, सबको क्या चाहिए? विकास चाहिए। सबको अपने बच्चे सुखी चाहिए, काम पे चाहिए, सबको घर में अनाज चाहिए, सेफ्टी चाहिए। और यही वजह है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको ये चाहिए कि हमारे घर में कौन वो नेता है जो फायदा पहुंचा रहा है, हमारे लिए कौन वो नेता है जो सोच रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए कौन सोच रहा है, हमारे घर में अनाज कौन दे रहा है। ये तमाम चीजें अगर कोई भी सोचे तो वो ये तय कर सकता है कि हमारे कौन सी वो पार्टी है जिसके साथ हमको सत्ता में उसको लाना चाहिए, उसको वोट करना चाहिए। तो अब वोट की, और ये देखिए, जब तक चुनाव होंगे तब तक जाति की और धर्म की राजनीति खत्म नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज में बदलाव आ रहा है। कैसे महिलाओं ने तय किया कि हमको मोदी को वोट करना है क्योंकि उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, उनको सुरक्षा मिल रही है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक हो चुका है। ऐसे कई बदलाव हुए, चूल्हा हटा, गैस आई, शौचालय बने। महिलाओं ने तय किया कि ये आदमी है जो हमारे लिए कर रहा है। अब ये मुसलमान भाई बहनों को सोचना है कि जो अब तक नहीं हुआ, क्या वो अब हो सकता है, और क्या हमें अपना पुराना नैरेटिव धर्म का और वो उस हेट्रेड का छोड़ के विकास की राह पर आगे बढ़ना है। और ये तस्वीर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये बिहार चुनाव तक आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। पर ये भी आपको बता दें कि ये जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो तैयारी है, ये केवल बिहार चुनाव या पश्चिम बंगाल के चुनाव तक नहीं है, ये तैयारी 2029 और उससे आगे की है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबी तैयारी में होती है। आप देखिए कि सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू की पार्टी कही जाने वाली, अगर मैं आपको 2002 से अब तक लेकर आऊं, गुजरात से लेकर अब तक, कितना नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है बतौर प्राइम मिनिस्टर। और फिर आप पूरे विदेशों में देखेंगे, सारे इस्लामिक कंट्रीज में उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। तो जाहिर तौर पे ये चर्चाएं चलती रहेंगी। अपोजिशन के नेता की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की कमियां गिनाता रहे, लेकिन